जैसा कि हम लोग कल बात कर रहे थे पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफ़ेक्ट के बारे में, तो उसमें सबसे पहले हमने उसके उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्य करने की, दूसरा पॉइंट के तौर पे कार्य करने की, बचत करने की तथा विनियोग करने की इच्छा पे क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात इफेक्ट ऑन डिज़ायर टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्टमेंट। इन 3 चीज़ों पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कार्य करने की, बचत करने की व विनियोग करने की इच्छा का संबंध जो है अर्थव्यवस्था के विकास पर के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम लोग देखते हैं किसी भी देश का उत्पादन केवल व्यक्तियों के काम करने और बचत करने की योग्यता बढ़ाने से नहीं बढ़ सकता। उत्पादन वृद्धि के लिए यह ज़रूरी है कि उस राष्ट्र के लोगों में काम करने की और बचत करने की इच्छा भी हो। अब वर्तमान स्थिति में हम लोग लेकर के चलें तो इसके 2 प्रकार सामने आते हैं। एक तो हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान व्यय और एक है भविष्य संबंधी व्यय। तो वर्तमान संबंधी व्यय का लेकर के चले हम, जिसे कहते हैं प्रेजेंट एक्सपेंडिचर की बात करें, तो वर्तमान से संबंधित व्यय में लोगों के कार्य करने की तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात आय बढ़ने से उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है या उनका जीवन स्तर ऊंचा उठता है, और इसके साथ ही साथ वर्तमान समय से व्यक्तियों की आय बढ़ने से कार्य करने की इच्छा भी प्रबल होती है। और चूँकि सार्वजनिक व्यय से भी इस पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन सार्वजनिक व्यय को अदर वे में हम लेकर के चले कि सरकार इस पर व्यय करती है तो एक तरफ व्यक्ति के काम करने की इच्छा कम भी होती चली जाती है, क्योंकि वे कम काम करके ही, जिसे कहना चाहिए, पर्याप्त धन कमा लेते हैं। परंतु यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि व्यक्तियों में सदैव प्रगति की इच्छा होती है और लोगों की प्रवृत्ति यह भी रहती है कि वे ऊंचे से ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त कर सकें, ऐसी विचारधारा भी रहती है। तो आय बढ़ने से लोगों में बुरी आदतों का प्रादुर्भाव ना हो, इसके लिए सरकार वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में सहायता कर सकती है। अर्थात ये स्पष्ट है कि वर्तमान सार्वजनिक व्यय से व्यक्तियों में काम करने की और बचत करने की इच्छा में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। तो ये वर्तमान व्यय के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा, भविष्य संबंधी व्यय की बात को लेकर के रखें तो यह, जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर एक्सपेंडिचर, तो भविष्य से संबंधित व्यय का कार्य करने और बचत करने तथा इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यों? यदि लोगों को यह विश्वास हो जाए कि सरकार जिन मदों पर व्यय कर रही है उनसे सदैव लाभ प्राप्त होगा, तो यह संभावना प्रबल होती है कि लोगों के कार्य करने की और बचत करने की इच्छा कम हो जाए। उन्हें यह विश्वास होने लगता है कि बना रहेगा कि भविष्य में यह सुविधाएं उन्हें सरकार के द्वारा प्रदान कर दी जाएंगी या प्राप्त हो जाएंगी। यह स्वीकार करना ही होगा कि चाहे जितने नियम बनाए जाएं, जब तक लोगों को यह आशा रहेगी कि आवश्यकता पड़ने पर शासन से आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाएगी, तो तब तक उनके कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर कुछ न कुछ प्रतिकूल प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। और यह स्थिति उत्पादन में थोड़ी सी बहुत कमी भी ला सकती है। जब हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी तो हम ये निश्चिंत हो जाएंगे कि अब तो सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार हमें सुविधाएं प्रदान कराएगी, तो हम निश्चित तौर पे एक निष्क्रियता का भाव भी हमारे अंदर आ सकता है। तो यहाँ सार्वजनिक व्यय की नीति और राष्ट्र की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। विकसित राष्ट्रों में सार्वजनिक व्यय जनजीवन का एक अंग बन गया और जीवन के प्रारंभ से लेकर मृत्यु तक सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ लोग जो है वर्तमान में कार्य करने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन भविष्य के लिए बचत करने की चिंता नहीं करते। अर्थात दूसरी ओर हमारे देश में जहाँ सामाजिक सुरक्षा पर
उतना सार्वजनिक व्यय नहीं किया जाता, इसीलिए लोगों को ये चिंता बनी रहती है कि बीमारी है, विवाह है या अन्य संकटकालीन परिस्थितियां जैसे हम लोगों के सामने आ जाती हैं या आकस्मिक स्थितियों के लिए बचत करें और उसे सुरक्षित रखें। इस तरीके की भविष्य संबंधी विचारधारा हम लोगों के यहाँ जागृत होती रहती है। अच्छा, तीसरी बात हम लोग लेकर के चलें तो आर्थिक साधनों के हस्तांतरण पर प्रभाव क्या देखने को मिलता है। तो इफेक्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ राजकीय व्यय की नीति का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन पर पड़ता है। ठीक, तो सार्वजनिक व्यय से बचत व कार्य करने की इच्छा व शक्ति प्रभावित नहीं होती, अपितु इससे आर्थिक साधनों के उपयोग पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे उत्पादन की क्रिया प्रभावित होती है। आर्थिक साधनों का हस्तांतरण भी दो प्रकार से किया जा सकता है, ये दो प्रकार से होता है। उसको भी हम लोग प्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में मान सकते हैं और अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में भी देखते हैं। तो यहाँ प्रत्यक्ष के रूप में यदि हस्तांतरण की बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डाइवर्जन, तो यहाँ प्रत्यक्ष हस्तांतरण से तात्पर्य यह है कि जब सरकार व्यक्तियों की बचत को अपने माध्यम से स्वयं ऐसे कार्यों में लगाती है जिन कार्यों का संचालन व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता है, जबकि ये कार्य व्यक्तियों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं पानी की व्यवस्था है या सिंचाई की व्यवस्था है या सड़क की बात भी है या रेल यातायात की व्यवस्था भी है, पुलिस की बात भी है, सेना की बात भी है और न्यायालयों की बात पर भी है। तो इस पर भी प्रत्यक्ष रूप से जो है वह किया जाता है। तो दूसरा अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट डाइवर्जन, जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष हस्तांतरण से तात्पर्य ये है कि जब सरकार व्यक्तियों की बचत को स्वयं प्राप्त नहीं करती और ना ही वह किसी प्रकार की योजना को अपने हाथ में लेती है, वह एक प्रकार का लालच दे करके व्यक्तियों में व्यय करने की प्रवृत्ति को पैदा करती है। जैसे सरकार देश में विद्युत की बात को लेकर चलें या आवागमन की बात को लेकर के चलें या अन्य साधनों पर व्यय करती है, तो इस तरीके से जो है करने की प्रवृत्ति को पैदा कर देती है। तो सरकार जिससे नागरिक अपने धन को उद्योग धंधों में विनियोजित करने लगते हैं, अर्थात सरकार लघु उद्योगों को ऋण देकर आज की सुविधा देकर उन्हें लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहित करती है और बैंकों से भी सुविधा दिलवाई जाती है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के अतिरिक्त अन्य रूपों में भी हस्तांतरण जैसे हम लोग होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरण कैसे, डाइवर्जन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर की बात करते हैं। तो सार्वजनिक व्यय को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित किया जा सकता है। जिस क्षेत्र का औद्योगिक विकास करना हो उस क्षेत्र में उद्योगों के विकास की ओर सरकार पर्याप्त मात्रा में ध्यान देती है और जनता को ऋण और पूंजी आदि की अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है। तो परिवहन या विद्युत शक्ति का विकास करना है तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है और करों में भी छूट प्रदान को प्रलोभन के तौर पे दिया जाता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं वर्तमान से भविष्य की ओर हस्तांतरण कैसे, अर्थात डाइवर्जन फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर की बात भी हमारे सामने आती है। तो यह सार्वजनिक व्यय से उत्पत्ति के साधन वर्तमान से भविष्य की ओर हस्तांतरित किए जाते हैं। जब सरकार व्यय से उत्पत्ति के साधन या ये कहें कि जब सरकार पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण की योजना बनाती है तब यह क्रिया वर्तमान से भविष्य के विकास की ओर होती है। जैसे भविष्य में निश्चित रूप से उत्पादन शक्ति का विकास होता है, इसमें भारी उद्योगों या नदी घाटी योजनाओं को रखा जा सकता है। यह बृहद विकास व्यक्ति की अपेक्षा सरकार सही ढंग से प्रस्तुत कर सकती, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन काल में ही लाभ प्राप्त करना चाहता है और ऐसी जब स्थिति है जबकि सरकारें भविष्य की योजनाओं को विशेष महत्व देती हैं, तो विकासशील राष्ट्रों में राज्य आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए व्यक्तियों, निजी संस्थाओं या स्थानीय संस्थाओं को ऋण देती है और अनुदान भी देती है, जिससे ये सब मिलकर अपने अपने क्षेत्र में साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक विकास और उत्पादन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। अब साधनों के हस्तांतरण के संबंध में
या ये भी स्पष्ट किया जा सकता है कि जब साधनों को मानवीय संसाधनों के विकास की ओर हस्तांतरित किया जाता है तो उत्पादन के स्तर में अनुकूल प्रभाव दिखाई देने लगता है। तो यहाँ डाल्टन का भी ऐसा ही मानना था, एक स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पर भी दिया कि जब सरकार जैसे कह रहे जब सरकार स्वास्थ्य, मकानों या सामाजिक सुरक्षा पर व्यय करती है या बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विनियोग होता है जो भौतिक पूंजी के स्थान पर मानवीय पूंजी का निर्माण करता है। ठीक, तो डाल्टन का इस तरीके से मानना था। तो साधनों के हस्तांतरण के बारे में प्राचीन अर्थशास्त्रियों का ऐसा विचार था कि साधनों के हस्तांतरण से आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता। उनका विश्वास था कि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो, जैसे हम लोग पिछली टर्म पे ही बात कर रहे थे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यदि सरकार सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक स्वार्थों से अलग होकर सार्वजनिक व्यय करे तो प्रत्येक सरकार का सार्वजनिक व्यय उत्पादक हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि सार्वजनिक व्यय का वितरण पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी हमें देखनी होगी। तो यहाँ आज प्रत्येक राष्ट्र में एक प्रचलन सा हो गया है कि वह अपने को समाजवादी कहे, भले ही वह घोर पूंजीवादी क्यों ना हो। ठीक, वह जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए ये नारा अवश्य लगा रहा है कि हमें आर्थिक असमानता को मिटाना है। ऐसा बिल्कुल हम सब लोग सुनते रहते हैं। अब वर्ग संघर्ष को दूर करना है, आर्थिक समानता को लाना है, ये सब बातें हमारे सामने सुनने को आती हैं। और किसी भी राष्ट्र के लिए ये कलंक की बात मानते हैं कि उनके यहाँ रात दिन काम करने वाले व्यक्ति को तो भरपेट भोजन तक ना मिले। और इस प्रकार की असमानता पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में इस पर थोड़ा सा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ मेहनत करने वाले व्यक्ति को भरपेट भोजन तक ना मिले। और इस प्रकार की असमानता प्राचीन काल में भी थी और आज भी है, और यह तब तक बनी रहेगी जब तक इसे दूर करने के लिए सरकार हस्तक्षेप ना करे। तो यहाँ डाल्टन ने एक बात स्पष्ट की कि सार्वजनिक व्यय की वह पद्धति श्रेष्ठ मानी जाती है जो आय की असमानता को कम करने की शक्तिशाली क्षमता रखती है। ठीक, इसका तात्पर्य यहाँ ये कह सकते हैं हम लोग कि सार्वजनिक व्यय समाज में धन के वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अब इस दृष्टि से सरकार को अपनी व्यय नीति इस प्रकार से बनानी चाहिए कि उससे निर्धनों को अपेक्षाकृत जो है यहाँ आर्थिक लाभ हो सके और इस व्यय की पूर्ति अमीरों से कर के रूप में की जाए। तो यहाँ ऐसा करने पर धन के वितरण की असमानता कम हो जाएगी। जैसे हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक सेवा के तौर पर शिक्षा की या स्वास्थ्य की या आवास की, ये सब सुविधाएं हाथ पर किया जाने वाला सरकारी व्यय निर्धन लोगों की आय को बढ़ाकर धन के वितरण की असमानता को भी दूर कर सकता है या कम कर सकता है। तो जैसे हम लोग पिछले टर्न पर ही बात कर सकते हैं, तो इसके अतिरिक्त सरकार अनुदान के रूप में भी जो है धन का हस्तांतरण करके गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर सकती है, जैसा कि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से इस प्रयास को किया जा रहा है। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसे हम लोग जैसे कहना चाहिए कि सार्वजनिक व्यय 3 प्रकार का हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं अनुपातिक व्यय भी हो सकता है या और प्रतिगामी व्यय भी हो सकता है और प्रगतिशील व्यय भी हो सकता है। तो ये स्थितियाँ भी हमारे सामने देखने को मिलती हैं। तो यहाँ अनुपातिक व्यय के बारे में हम लोग यदि बात करें, जैसे कहना चाहिए प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर, यदि व्यक्तियों को उनकी आय के अनुपात में ही सार्वजनिक व्यय संबंधी लाभ दिए जाए तो उसे अनुपातिक व्यय कहा जाता है। दूसरा, ये प्रतिगामी व्यय की बात करते हैं तो जिसे कहना चाहिए रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। तो प्रतिगामी व्यय वह है जिसे व्यय करने पर कम आय वालों को कम लाभ और अधिक आय वालों को अधिक लाभ मिलता है। और तीसरा व्यय के बारे में हम लोग बात करें जिसे कहना चाहिए प्रगतिशील व्यय, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर की बात यदि करते हैं तो प्रगतिशील व्यय प्रतिगामी व्यय के विपरीत होता है। इस प्रकार के व्यय से निर्धनों को अधिक लाभ मिलता है। जैसे जैसे आय स्तर बढ़ता जाएगा त्यों त्यों ऊंची आय वाले व्यक्तियों को मिलने वाले सार्वजनिक व्यय का लाभ घटता चला जाएगा और कम आय वाले व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ में बढ़ोतरी या वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है,
तो इस तरीके से ये प्रभाव भी हमारे सामने है, सार्वजनिक व्यय का डिस्ट्रीब्यूशन पे जो प्रभाव देखने को मिलता है, इस तरीके से इस कंसेप्ट को हम लोग समझ सकते हैं और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बात करते हैं। थैंक्स।